हाय, वेलकम टू आई टच। आज का वीडियो में डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये इसमें बहुत सारा सेक्शंस है, इसके लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं 2 पार्ट बनाने वाला है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट 1 में क्या क्या सेक्शंस आते हैं वो देखता हूँ। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर सेक्शन 80C, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सबको आइडिया रहेगा। दैट इज़ पीएफ आता है, पीपीएफ आता है, एनएससी और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का आता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ ही हो गया। ट्यूशन फीस में मेनली अपन को चेक करना पड़ता है, मतलब जो स्कूल का पावती मिलता है उसमें ट्यूशन फीस का जो कॉलम रहता है वो कॉलम में अपन को इसमें ऐड करना पड़ता है। जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का स्कूल फीस का जो ट्यूशन फीस का कॉलम पे कितना अपन पे किया है उसका ही अपन को टोटल उसमें ऐड करना पड़ता है। देन पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग डिपॉजिट ऑफ 5 years, दैट इज़ 5 साल का। सेम बैंक डिपॉजिट भी वैसा ही है। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल है, एलआईसी है। इसके अलावा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो मैंने ऑलरेडी बोला है, ऐसा जो टैक्स बेनिफिट वाला ऑलमोस्ट इसमें 80C में ही आता है। एंड सेकेंड थिंग, पेंशन प्लान का मतलब 80CCD अंडर सेक्शन 80CCD में आता है, नेशनल पेंशन सिस्टम का। तो इसका जो होता है मतलब एनपीएस, उसमें सबको वही मालूम है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। उसमें और एक है अटल पेंशन योजना। ओके, तो उसके बारे में भी थोड़ा याद रखने का है। उसमें जो आता है 80CCD1 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन का, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि 80C का अंडर ही वो 80CCD1B का आता है। तो उसका 1B नहीं, 1 का उसका 1.5 लाख में ही 80C का 1.5 लाख में ही आता है। उसका भी क्लोज दिया है 10% ऑफ बेसिक सैलरी का। सॉरी, मेरा वीडियो का थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जस्ट मतलब उसमें दिया है मैक्सिमम अलाउड मतलब 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 1.5 विच एवर इज लोअर, मतलब जो छोटा है वही अपन को कंसिडर करना पड़ता है। ये ओल्ड रेजिम में ही इसका बेनिफिट अपन को मिलता है। नेक्स्ट 80CCD में ये और एक सेक्शन है 80CCD1B कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो 1B में मतलब वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय सबको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 50,000 तक। ओके, नेक्स्ट वन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं मतलब एनपीएस में, उसका सेक्शन आता है 80CCD2। उसका ये भी दिया है मतलब 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो 14% तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलाउड टू फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो डिडक्शन है आपको ओल्ड रेजिम में भी मिलते हैं और न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलते हैं। नेक्स्ट वन 80D, ये तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है क्या है, मेडिक्लेम। इसमें मेडिक्लेम पॉलिसी का इसका बेनिफिट ऐसा ही है कि एक मिनट है, इसमें भी सेम ऐसा एक इश्यू मेरा आ रहा है ताकि सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये जो क्लोज है वो क्लोज का ही परफेक्ट देखने का है। 25 मतलब एज जो आता है मतलब 60 years का। अगर 60 years का है आप लोग और आपका पेरेंट्स भी 60 years का इसमें है तो फिर 25 + 25 ही मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर आपका एज 25 है, सॉरी बिलो 60 है एंड आपका पेरेंट्स का अबव 60 हो गया तो आपका इसमें 25 मिलता है। एंड पेरेंट्स के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उन लोग के लिए भी उन लोग का जो मिलता है 50,000 मतलब टोटल 75,000। अगर आपका भी एज 60 अबव है और पेरेंट्स का भी 60 अबव है तो 50 + 50 1 लाख तक अपन को उसमें डिडक्शंस मिलता है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पेरेंट या आप 80 years ऑफ एज है और हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली नॉट अवेलेबल, उन लोग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मुश्किल रहता है, तो ऐसा केसेस में और एक सेक्शन दिया है मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट का 50,000 तक अपन को ये कर सकते हैं। मतलब अगर एक फाइनेंशियल ईयर में उनका ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट
उसका ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। अगर उनका ट्रीटमेंट में कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ है तो 50,000 तक आप उनको उसमें क्लेम कर सकते हैं। ओके, यही सबसे इम्पोर्टेंट 80D का। और इसके बाद नेक्स्ट जो अभी आ रहा है 80DD, दैट इज मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मतलब जो डिपेंडेंट रहते हैं आपके साथ और उनका वो तो डिसेबिलिटी वाला है, तो उनको उनके लिए भी मतलब आप अगर फाइल करने के टाइम पे उनका जो भी मेंटेनेंस किए है, मतलब इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको बेनिफिट दे रहे हैं इनकम टैक्स। मतलब उसका दो क्लोज है, दैट इज डिपेंडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। डिपेंडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब उनका कैसे रहता है, अच्छा 40%, एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होना चाहिए। द फैमिली मेंबर हु टेक्स केयर ऑफ द मेडिकल चार्जेस ऑफ द डिपेंडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैन क्लेम डिडक्शंस अप टू 75,000। मतलब ये जो क्लोज में अपन को 70 मतलब 40% तक, एटलीस्ट 40% तक उनका डिसेबिलिटी रहेगा तो 75,000 तक अपन को क्लेम कर सकते हैं। अगर सीवियर डिसेबिलिटी रहेगा मतलब 80% एबो मतलब 80% एबो अपना ये मतलब उनका डिसेबिलिटी है, तो आपको 1,25,000 तक आपको उसमें क्लेम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन है 80DDB, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी हु कैन क्लेम। अभी इसके बारे में मतलब किसको ये क्लेम कर सकते हैं, individuals and HFs resident during the previous year, or the deduction can be claimed only person who is actually incurred the expenses। मतलब वैसा एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तो ही आपको वो क्लेम कर सकते हैं। मतलब HUF नहीं तो इंडिविजुअल्स, और वो लोग क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट होना चाहिए। NRI मतलब NRI स्टेटस में रहेगा तो आपको ये क्लेम नहीं ले सकते। एंड डिडक्शंस कैन बी क्लेम्ड ओनली द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली इनकर्ड, मतलब उसका पावती वगैरह मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। हुज मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी अलाउड। Individuals, in case of individuals, the medical expenses can be incurred on the medical treatment of the assessee or any of his dependents। मतलब उनको खुद का नहीं तो उनका कोई डिपेंडेंस कोई ये हो गया तो उनका ये कर सकते हैं मेडिकल या मतलब क्लेम मिल जाएगा। उसमें परफेक्ट दिया है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन वुड बी इंक्लूड स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, बच्चों लोग, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द The dependent has the word suggest should be dependent on the individual for his or her maintenance and support। कोई भी आदमी अगर इनका सपोर्ट में ही जी रहे तो उनका जो भी ट्रीटमेंट या ऐसा ये रहेगा, प्रूफ रहेगा, तो उनको वो क्लेम कर सकते हैं। Whose medical treatment can be allowed, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इन केस ऑफ HUF, मतलब HUF केस में अभी अपन इंडिविजुअल के बारे में ये किया है, अभी HUF के बारे में बता रहा हूँ। इन केस ऑफ HUF तो HUF को ये जो 80DDB मिल जाएगा। एक्सपेंसेस क्लेम्ड एज डिडक्शन वर इन द सेम आर इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द HUF। मतलब ये जो मेंबर में कोई भी मतलब HUF में कोई भी मेंबर को ये ऐसा ये हो गया तो उनको ये मतलब HUF का जो फाइल करने के टाइम पे अपन को ये क्लेम ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर अलाउड, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ओके, कौन सा ट्रीटमेंट का ही इसका बहुत लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा, इसके लिए परफेक्टली वही मैंने अभी मेंशन कर रहा हूँ कौन सा ट्रीटमेंट को अपन को ये बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 80DD में अलाउड है। तो उसका ये सब 1 by 1 में बताया था। न्यूरोलॉजिकल डिजीज as identified by a specialist where the level of disability has been certified by to be of 40%। उसका बाकी का जो भी डिटेल्स है उसमें है मैलिग्नेंट कैंसर, एड्स, क्रॉनिक रेनल फेलियर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक होमोफीलिया और थैलासेमिया।
इसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब इन केस अभी अपन ये क्लेम कर रहे हैं, इन फ्यूचर इनकम टैक्स वाला आपको पूछ रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करो करके, तो आपको लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में। इन केस ऑफ एक एक डिजीज़ का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में लिखा है। तो वन बाय वन आपको इसमें देख सकते हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ का क्या डॉक्यूमेंट है, मैलिग्नेंट कैंसर का क्या है, एड्स का क्या है, और अपना क्रॉनिक रेनल फेलियर का क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ऐसा जो है एक एक डिसीज़ का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दैट इज़ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको ये डिडक्शंस जो भी क्लेम किया वो इनकम टैक्स अलाउड नहीं करेगा। फिर आपको उसका जो भी टैक्स आपने ये किया मतलब सेव किया वो उसका फिर आपको उसके अगेंस्ट आपको उसका पेमेंट एंड पेनल्टी सब करना पड़ेगा। सो जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करेगा तो उसके बारे में जस्ट आप ये कर दीजिए, दैट इज़ परफेक्ट आइडिया रखिए, आप कंप्लीट कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जितना बाकी है, मतलब चैप्टर 6 में नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या क्या बाकी रहेगा उसके बारे में बताने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।